डिमोनिक कल्ट के महल से बहुत दूर एक गहरे जंगल में एक टीनेजर लड़का अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो दर्द में जोर से आह चिल्लाता है। लड़का बुरी तरह थक चुका था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा चोटों से भरा था, जो ये साफ दिखा रहा था कि भागने से पहले उसकी बुरी तरह पिटाई हुई है। डैम इट, वो थूकता है जब वो 5 नकाबपोश आदमियों को उसे पकड़ने के लिए इंतजार करते हुए देखता है। वो पिछले 30 मिनट से पागलों की तरह भागा था, लेकिन लगता है कि वो बच नहीं पाएगा। वो हताशा में कुछ अपशब्द बुदबुदाता है। अपने कांपते पैरों पर किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने नकाबपोश आदमियों को घूरा। उनके चेहरे ढके थे, पर यह साफ दिख रहा था कि वो सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यहां तक भागकर आने में तुमने काफी अच्छा काम किया प्रिंस चुन। मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते लगभग सो ही गया था। लड़के के चेहरे पर शिकन आ जाती है। अगर वो लोग पहले से ही यहां उसका इंतजार कर रहे थे तो इस दिशा में भागने का कोई मतलब नहीं था। सभी नकाबपोशों ने अपनी पीठ से तलवारें निकाल ली। उनकी आंखों में लड़के को जान से मारने का इरादा साफ झलक रहा था। अब क्या करूं? चियोन योवून मन में सोचता है। ये उसकी जान चाहते थे, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला था। यहां तक भागने में उसने अपनी सारी इंटरनल एनर्जी खर्च कर दी थी, इसलिए अब लड़ने या भागने की एनर्जी उसमें बची नहीं थी। लेकिन मौत को अपने सामने देखकर भी उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा दहक रहा था। क्यों? मैंने तो एकेडमी में शामिल होने से भी मना कर दिया है, फिर भी तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? प्रिंस, तुम अच्छे से जानते हो कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के के पास कहने को शब्द नहीं बचे थे। उसे अंदाजा था कि ये दिन कभी न कभी जरूर आएगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एकेडमी ज्वाइन करने से पहले ही ये सब हो जाएगा। जब तक तुम्हारे पास सिंहासन का अधिकार है, यही तुम्हारी किस्मत है। दूसरे नकाबपोश भी उस पर तंज कसने लगते हैं। हार मान लो और हम ये काम जल्दी खत्म कर देंगे। भले ही तुम में एक मामूली औरत का खून है, पर हम अपने लॉर्ड के खून का अपमान नहीं करेंगे। ये सुनते ही लड़का गुस्से से भर जाता है। जो शब्द उसकी मां का अपमान करते थे, वो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा चुभते थे। डैम बास्टर्ड्स, वो मन ही मन गालियां देता है। अगर मरना ही है तो लड़कर मरना बेहतर है। वो एक खंजर निकाल लेता है। हालांकि उसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा था। वो बस उतना ही जानता था जितना उसने अपने गार्ड वॉरियर जैंग को देखकर सीखा था। हाँ, एक खंजर? क्या तुमने जैंग से कुछ सीखा है? अफसोस, उसने नहीं सीखा था। अगर उसने सच में सीखा होता तो वो स्किल आज यहां बहुत काम आती। एकदम अनाड़ीपन, लेकिन तुम्हारा खून गवाही देता है कि तुम अपनी मौत से नहीं डरते। नकाबपोश ये देखकर बहुत खुश लग रहे थे। उनके लिए किसी गिड़गिड़ाने वाले को मारने से बेहतर था किसी ऐसे को मारना जो आखिर तक लड़े। मार डालो इसे। एक आदमी ने हुक्म देते ही बाकी चारों ने लड़के पर एक साथ हमला कर दिया। उसने सोचा था कि वो उन्हें कुछ देर तो रोक ही लेगा, लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हुई। आह! वो दर्द में चिल्लाता है। एक नकाबपोश ने अपनी तलवार से लड़के की कलाई पर ऐसा वार किया कि खंजर जमीन पर जा गिरा। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया और उसने नकाबपोश को घूरा, लेकिन उस आदमी ने लड़के का गला पकड़ लिया। आह! क्या ये खत्म हुआ? लड़के का चेहरा लाल पड़ रहा था, पर उसकी आंखों ने अभी भी हार नहीं मानी थी। ठीक उसी पल दूसरा आदमी चिल्लाया, बचो! क्या? खंजर! एक खंजर उस आदमी की ठोड़ी में जा धंसा। लड़के ने एक और खंजर छुपा रखा था और इस हमले ने नकाबपोश को तुरंत मार डाला। क्या? एक मामूली लड़के ने, जिसे कोई मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं मिली, मेरे एक फाइटर को मार दिया? उनका लीडर जो ये सब देख रहा था, इस सीन से हैरान था। ऐसा लग रहा था कि लड़के का प्लान शुरू से ही यही था। डैम किड, खत्म कर दो इसे! एक और आदमी आगे बढ़ा और लड़के को लात मारकर अपनी तलवार उसके पेट में उतार दी। आह! लड़का अपनी पूरी ताकत से चीखा। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा दर्द कभी नहीं महसूस किया था। पेट से एक तेज दर्द की लहर उठी और खून उसके गले तक आ गया। डैम इट, तो ये प्लान दूसरी बार काम नहीं आया। वैसे भी वो मरने ही वाला था। आह! नकाबपोश ने लड़के के जख्म पर अपना पैर रख दिया और लड़का दर्द से चीखा। जमीन खून से सन चुकी थी। वो आदमी लड़के को एक ही बार में मार सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द देना चाहता है। धीरे धीरे मैं तुझे एक धीमी मौत दूंगा। लीडर को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि ये उसके साथी का बदला था। अचानक एक तेज रोशनी चमकी, जैसे कोई बिजली गिरी हो। जब रोशनी हटी तो नकाबपोशों की आंखें सदमे से फटी रह गईं। ये क्या है? खून एक फव्वारे की तरह ऊपर उछला। जिस नकाबपोश ने लड़के के ऊपर पैर रखा था, उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया और वहां से खून बह रहा था। ये क्या है? लड़का भी सदमे में था।
अगर उसने गलत नहीं देखा तो किसी सफ़ेद रोशनी की लकीर ने उस आदमी पर हमला किया और उसका शरीर पिघल गया। वो रहा। लीडर ने हैरानी से एक दिशा में इशारा किया और वहां अजीब कपड़ों में एक अनजान आदमी खड़ा था। फिर वो आदमी गायब हो गया। हाँ, ये कोई मूवमेंट स्किल नहीं थी, ऐसा लगा जैसे वो इनविजिबल हो गया हो। फिर एक और रोशनी ने दूसरे आदमी पर हमला किया और वो भी मारा गया। अब सिर्फ लीडर और एक नकाबपोशी जिंदा थे। कोई इसकी मदद कर रहा है। वो सफ़ेद रोशनी, क्या ये कोई बीम है? अगर ये वो एनर्जी बीम नहीं थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हाईली स्किल्ड योद्धा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक इंसान को तुरंत पिघल सके। लड़के का बहुत खून बह चुका था, इसलिए वो वैसे भी मर ही जाता। हमने अपना काम कर दिया, हमें पीछे हट जाना चाहिए। लीडर ने अपने आदमी को पीछे हटने का इशारा करने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली की एक और लकीर ने उस पर हमला किया और वो भी गायब हो गया। आखिरी आदमी दहशत में चीखा और भागने लगा, लेकिन बिजली ने उसे भी मार डाला। जब सारे आदमी मारे गए तो लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बाय हराम खोरो। फिर वो अजीब कपड़े पहने आदमी लड़के के सामने आ गया। वो हैरानी से चीखना चाहता था, पर उसमें इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी। वाओ, तो मेरे एंसेस्टर मरते हुए भी बेहतर महसूस कर रहे हैं। एंसेस्टर? लड़के के चेहरे पर सवालिया निशान था, पर वो बोलने की ताकत नहीं थी और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसने बहुत खून खो दिया था। क्या मैं मरने वाला हूं? वो खुद से पूछता है। तभी उसे एक अजीब बीप की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने सिल्वर कपड़े वाले आदमी की कलाई पर कुछ देखा और हैरान रह गया। मैं पहले आकर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उस आदमी ने एक छोटे बैग से 2 चीज़ें निकाली। एक सिरिंज थी। लड़का मौत के कगार पर था। मुझे जल्दी कर दी चाहिए। उस आदमी ने लड़के के कान के पीछे सिरिंज लगा दी। फिर उसने एक और सिरिंज निकाली और उसे लड़के के दिल में घोंप दिया। ओह, ये तो देखने में ही दर्द हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। हे एंसेस्टर, उस आदमी ने लड़के को बुलाया। प्लीज़ सब कुछ ठीक कर देना और अपने वंशज की ज़िंदगी आसान बनाना, ठीक है? ये नैनो मशीन लेटेस्ट है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये क्या कह रहा है? चियोन योवून मन में सोचता है। और इसी के साथ वो आदमी गायब हो गया। लड़के को तब अपने कानों में एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। सीरियल नंबर 03455893, स्काई कॉर्पोरेशन की 7th जनरेशन नैनो मशीन एक्टिवेट हो रही है। यूज़र के फिजिकल डेटा को स्कैन किया जा रहा है। अब स्कैनिंग हो रही है। अजीब शब्द लड़के के कानों में गूंज रहे थे और उसके शरीर से एक अजीब रोशनी निकलने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही हों, और जल्द ही वो आवाज़ वापस आई। स्कैनिंग कंप्लीट। इमरजेंसी इमरजेंसी, यूज़र के पेट में एक गंभीर जख्म मिला है। खून का नुकसान 13% है। लाइफ सपोर्ट के लिए ब्लड इंजेक्शन और हीलिंग शुरू की जा रही है। और लड़के का शरीर बदलने लगा। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा इनसेन ग्लो अप जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। बहुत समय पहले जियांगहू के योद्धा खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए मार्शल आर्ट्स सीखते थे। वक्त के साथ मार्शल आर्ट्स आत्मरक्षा के एक तरीके से बढ़कर दुश्मनों को खत्म करने का एक हथियार बन गया। ये और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होता गया, जहां आसान मूवमेंट्स ने एक पूरी सीरीज का रूप ले लिया और सांस लेने की टेक्निक्स इंटरनल एनर्जी का आधार बन गई। मार्शल आर्टिस्ट्स ने अपनी सीख और विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया, जिससे मार्शल आर्ट्स का विकास होता रहा। जिन लोगों ने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी, वे आम इंसानों से कहीं ज़्यादा पावरफुल थे और जल्द ही उन्हें मूरिम पीपल कहा जाने लगा। जो योद्धा मूरिम पीपल के शिष्य बनना चाहते थे, वे क्लैन्स बनाने के लिए इकट्ठा हुए और उन क्लैन्स को न्याय और बुराई की ताकतों में बांट दिया गया। और इन 2 ताकतों के कड़े बैलेंस के बीच एक और ग्रुप था जो पूरी तरह से एक अलग रास्ता अपनाता था, जो सिर्फ और सिर्फ ताकत की तलाश में था। दुनिया उन्हें अ डेमोनिक कल्ट कहती थी। और ये कहानी है डेमोनिक कल्ट के सबसे ऊंचे घराने के एक नाजायज बच्चे की, जिसके पास सिंहासन का अधिकार। काले धब्बे क्या हैं? मेरा पूरा शरीर चिपचिपा हो रहा है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है। क्या आप जाग गए हैं मास्टर? च्योन हैरान होकर अपने चारों ओर देखता है। यहां तो कोई नहीं है। ये क्या है? आवाज फिर से आती है। प्लीज शांत हो जाइए मास्टर। च्योन सोचने लगता है। टेलीपैथी? नहीं, वो तो नहीं है। मैंने ये पहले भी एक बार सुना है, लेकिन ये अलग है। ये आवाज ऐसी लग रही है जैसे सीधे मेरे सिर के अंदर से आ रही हो। नहीं, क्या ये सच में मेरे सिर से आ रही है? आवाज जवाब देती है। आप सही हैं मास्टर। च्योन गुस्से से चिल्लाता है। एक बार फिर पूछता हूं, तुम कौन हो? आवाज बताती है। मैं दिमाग को सपोर्ट करने के लिए एक कोर के कॉर पर जुड़ी हूं। मैं स्काई कॉर्पोरेशन की 7th जनरेशन नैनो मशीन हूं। च्योन को कुछ समझ नहीं आता। क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो?
तुम हो कौन और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? आवाज दोहराती है। मैं 7th जनरेशन नैनो मशीन हूं। च्योन को नैनो मशीन शब्द मुछीन सुनाई देता है, जिसका मतलब होता है दुष्ट भगवान। वो सोचता है, क्या ये दुष्ट भगवान के बारे में बात कर रही है, जिसकी पूजा डिमोनिक कल्ट करता है? वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में दुष्ट भगवान हो? दूसरी तरफ डॉक्टर बैक और गार्ड जैंग प्रिंस च्योन की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर कहता है, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट? वैसे तो हाल में कई हमले हुए हैं, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे सीधे बुलाओगे। गार्ड जैंग जवाब देता है, ये हमारे फर्स्ट क्लास गार्ड जैंग को ही करना था। हम बस इतना ही कर सकते थे। ये एक मिरेकल है कि प्रिंस च्योन जिंदा बच गए। मुझे लगता है किसी ने प्रिंस च्योन की मदद की, पर मैं बता नहीं सकता कि वो कौन था। डॉक्टर पूछता है, क्या तुम निशानों के आधार पर थोड़ा अंदाजा नहीं लगा सकते? गार्ड जैंग कल रात का भयानक सीन याद करता है। जो सीन मैंने कल देखा वो भयानक था। ठंडी जमीन पर बिना धड़ वाली लाशें पड़ी थीं, जो डिमोनिक कल्ट के आदमी थे। उनमें से एक का धड़ तो सलामत था, पर जो खंजर मैंने प्रिंस जॉन को दिया था वो उसके सिर में घुसा हुआ था। तभी मैंने किसी के सांस लेने की आवाज सुनी, ज्यादा दूर नहीं, खून के तालाब के बीच। मैं फौरन पहचान गया, वो प्रिंस जॉन थे, लेकिन उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। गार्ड जैंग आगे बताता है, उनकी सांसें ऐसी थीं जैसे वो गहरी नींद में सो रहे हों। उनके कपड़े साफ तौर पर तलवार से फटे थे, लेकिन प्रिंस च्योन का शरीर बिल्कुल साफ था, एक भी निशान नहीं। उनकी मदद कौन कर सकता है? ये हो ही नहीं सकता कि कल्ट लीडर खुद इस तरह की लड़ाई में शामिल हों। डॉक्टर भी हैरान था। मैं भी कंफ्यूज्ड हूं। हा, ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जल्दी करो, मुझे प्रिंस च्योन के कमरे में ले चलो। कमरे में वापस च्योन उस आवाज से पूछता है, क्या तुमने मेरी जान बचाई थी भगवान? आवाज जवाब देती है, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको दुश्मनों से बचाया तो नहीं, लेकिन अगर आप मरते हुए शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में डालने की बात कर रहे हैं तो हाँ। च्योन पूछता है, सेल्फ हीलिंग मोड से तुम्हारा क्या मतलब है? आवाज कहती है, मास्टर के ब्रेन में बेसिक इंफॉर्मेशन भेज रही हूं। ये अपनी भाषा को एडजस्ट करती है। मास्टर, मैं वो दुष्ट भगवान नहीं हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। च्योन हैरान होता है, हाँ, इसका टोन बदल गया। अगर तुम दुष्ट भगवान नहीं हो तो? आवाज कहती है, मैं आपको मेरे बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और मैनुअल आपके ब्रेन में भेजने की कोशिश कर रही हूं। क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? जैसे ही च्योन हाँ कहता है, उसके सिर में एक तेज दर्द उठता है। आवाज उसे समझाती है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है जब आप पहली बार अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। दूसरी बार से आपको चक्कर या उल्टी जैसा महसूस नहीं होगा। इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में फ्लैश होती है। वो कहता है, ये क्या हो रहा है? नैनो मशीन? आवाज पुष्टि करती है, यस मास्टर। च्योन पूछता है, क्या यह सच है कि मेरे शरीर में हजारों मशीन लगी हुई हैं? आवाज सही करती है, स्पेसिफिकली आपके शरीर में 6,482,004,000 नैनो मशीन्स डाली जा चुकी हैं। च्योन को यकीन नहीं होता। ये क्या है? ये ना तो इंसान है, नहीं भगवान। वो पूछता है, अगर मैं चाहूं तो क्या तुम मेरे शरीर से बाहर निकल सकती हो? आवाज जवाब देती है, जैसा कि आपने भेजी गई इंफॉर्मेशन में देखा, मुझे सिर्फ आपकी मौत की स्थिति में ही शरीर से बाहर निकाले जाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। च्योन निराश हो जाता है, मेरे सौतेले भाई, वो मुझे मारने के लिए इतने बेताब हैं, मुझ जैसे को जिसके पास कोई ताकत भी नहीं है, और अब मेरे शरीर में एक पूरी तरह से अनजान नैनो मशीन है। वो पूछने ही वाला था कि उसे बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर बैक इज हियर। च्योन घबरा जाता है। वो मन में चिल्लाता है, रुको, चुप हो जाओ। नैनो मशीन, अगर उन्होंने मुझे अपने दिमाग में एक आवाज से बात करते देखा तो वो मुझे पागल समझेंगे। आवाज जवाब देती है, मैं कम्युनिकेट करने के लिए आपके थॉट्स पढ़ सकती हूँ। च्योन कहता है, समझ गया, बस चुप रहो। आवाज कहती है, टेम्परेरीली साइलेंट मोड में जा रही हूँ। डॉक्टर बैक और गार्ड जैंग अंदर आते हैं। गार्ड कहता है, प्रिंस सो रहे हैं, हमें चुप रहना होगा। डॉक्टर आगे बढ़ता है, प्रिंस, क्या आप जाग गए हैं? तभी डॉक्टर को एक अजीब गंध आती है। ये कैसी गंध है? वो च्योन से कहता है, प्रिंस च्योन, हम पहले मिले थे ना? च्योन जवाब देता है, मैं उस डॉक्टर को कैसे भूल सकता हूं जो मेरी मां के बीमार होने पर मुझसे मिलने आए थे। डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हारी पल्स फील करने जा रहा हूं, अपना हाथ दो। जैसे ही डॉक्टर च्योन की नब्ज पकड़ता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ये तो बहुत। गार्ड जैंग घबराकर पूछता है, आपका क्या मतलब है? क्या प्रिंस के साथ कुछ बुरा हुआ है? डॉक्टर जवाब देता है,
नहीं, बिल्कुल उल्टा। ये प्रिंस च्योन के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। गार्ड पूछता है, आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बताता है, तुम्हारे पूरे शरीर से सारी गंदगी साफ हो चुकी है और तुम्हारा एनर्जी फ्लो एक्टिवेट हो गया है। क्या तुमने कोई खास तरह की दवा ली थी? च्योन हैरान रह जाता है। क्या? तो ये चिपचिपे काले धब्बे मेरे शरीर से निकला हुआ वेस्ट था? च्योन मन में नैनो मशीन से पूछता है। यहां देखो, नैनो मशीन, क्या ये तुमने किया है? आवाज पूछती है। साइलेंट मोड डीएक्टिवेट करें? च्योन चिल्लाता है। डीएक्टिवेट, आवाज बताती है। साइलेंट मोड डीएक्टिवेट कर दिया गया है। आपके पूरे शरीर में मौजूद नैनो मशीन्स ने आपके शरीर से वेस्ट को बाहर निकाला और उन्होंने ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स और मसल्स को आपके बॉडी शेप के हिसाब से बेस्ट फिट होने के लिए रीशेप कर दिया है। च्योन यो वून को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। वो पूछता है, तुम क्या हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दुष्ट भगवान नहीं हो? आवाज शांति से जवाब देती है, मैं दुष्ट भगवान नहीं बल्कि एक मशीन हूं मास्टर। डिमोनिक कल्ट भले ही कई क्लैन्स और परिवारों से बना था, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 को ही सबसे ऊंचा दर्जा हासिल था। ये थे पॉइजन क्लैन, स्वॉर्ड क्लैन, लस्ट क्लैन, ब्लेड क्लैन, वाइज क्लैन और साउंड क्लैन। लॉर्ड एक शपथ से बंधा हुआ था, जिसके तहत उसे इन 6 क्लैन्स की एक एक महिला से शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ाना था। हर क्लैन में पैदा हुए वंशज अपने अपने क्लैन में ही पाले पोसे जाते थे और एक खास उम्र तक पहुंचने पर उन्हें डिमोनिक एकेडमी में भर्ती कर दिया जाता था। ये एकेडमी हर 10 साल में खुलती थी। डिमोनिक एकेडमी को मैजिस्ट्रेट के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स चलाते थे और इसे हर पीढ़ी के बेहतरीन योद्धाओं को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। एक ऐसा भी दौर था जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता था। जब भी कई प्रिंस एक साथ एकेडमी में शामिल होते तो मैजिस्ट्रेट उसे उत्तराधिकारियों की जंग का दौर कहते थे। कमरे में डॉक्टर बैग के सामने खड़े चियोन यो वून के दिमाग में अभी भी उस आवाज़ के शब्द गूंज रहे थे, मैं दुष्ट भगवान नहीं बल्कि एक मशीन हूं मास्टर। चियोन के होश उड़ गए। वो मन में सोचता है, ओ राइट, डॉक्टर बैग तो पॉइजन क्लैन से हैं। मुझे इस बात को छुपाना होगा कि मेरे शरीर में एक नैनो मशीन है। तभी नैनो की आवाज़ उसके दिमाग में आती है, इस युग की टेक्नोलॉजी मेरी मौजूदगी का पता नहीं लगा पाएगी मास्टर। चियोन को राहत मिलती है, जबकि डॉक्टर सोच रहा था ये निश्चित है कि उसे किसी से मदद मिली है। डॉक्टर बैक अपनी जांच पूरी करके कहता है, तुम्हारे शरीर में कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही, पर मैं तुम्हें एक टॉनिक लिख दूंगा जिससे तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर बैक, चियोन कहता है। डॉक्टर के जाते ही गार्ड जांग अंदर आता है। डॉक्टर दरवाजे पर रुककर जांग से कहता है, प्रिंस का ध्यान रखना, और फिर वो चला जाता है। जाते जाते वो सोचता है, ये बहुत अजीब है, कोई इंसान रातों रात ऐसे कैसे बदल सकता है। बहुत समय पहले मुझे यकीन था कि वो अपने कमज़ोर शरीर और मार्शल आर्ट्स के ज्ञान की कमी के कारण इस दौर से बाहर हो जाएगा, लेकिन अब उसके शरीर की जो हालत है वो शायद दूसरे किसी भी प्रिंस से बेहतर मार्शल आर्ट्स सीख सकता है। डॉक्टर के दिमाग में शक गहराता है, वो लॉर्ड का एक नाजायज बच्चा ही तो है। क्या लॉर्ड ने अब तक कोई दिलचस्पी न दिखाने का नाटक किया, जबकि असल में वो उस पर ध्यान दे रहे थे? अगर लॉर्ड ने सच में उसकी मदद की है तो फिर उन्हें ये मानने की ज़रूरत भी नहीं। जल्द ही खुलने वाली डिमोनिक एकेडमी में बहुत हंगामा होने वाला है। अंदर चियोन राहत की सांस लेता है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ पता चला। फिर उसे ख्याल आता है, अगर मैं सोचूं तो मेरे जिंदा रहने की वजह गार्ड जांग है। उसे याद आता है कि भले ही नैनो मशीन ने उसे हील कर दिया था, लेकिन अगर जांग वक्त पर नहीं आता तो वो गार्ड जांग की तरफ मुड़ता है। पर जांग थोड़ा असहज होकर कहता है, मुझे माफ़ करना प्रिंस, मुझे लगता है आपको पहले नहा लेना चाहिए। नहाते हुए वो उस आवाज़ से बात करता है, हे नैनो मशीन। यस मास्टर, आवाज़ जवाब देती है। पहले तुमने कहा था कि तुमने मेरे शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में डाल दिया था, है ना? ये कितना हील कर सकता है? चियोन पूछता है। नैनो जवाब देती है, किसी भी बाहरी चोट से होने वाले अंदरूनी या बाहरी घाव को तेज़ी से ठीक किया जा सकता है। हालांकि खून की कमी या सिर कट जाने जैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है। चियोन को कुछ समझ नहीं आता। तुम ऐसी बातें क्यों कहती रहती हो जो समझना मुश्किल है? तभी उसके कटे हुए हाथ पर उसकी नज़र जाती है, जो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। खून का एक निशान तक नहीं था। मैंने इसे अभी देखा, फिर भी यकीन करना मुश्किल है, पर अब मुझे पता है कि ये काम करता है। वो आगे पूछता है, जो इन्फॉर्मेशन तुमने पहले मेरे दिमाग में ट्रांसफ़र की थी, क्या मैं सच में उन सारे फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप इंस्ट्रक्शंस में दिखाए गए सभी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनो जवाब देती है। चियोन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। गुड, नहाने के बाद मुझे इसे ट्राई करना होगा। लेकिन तभी वो अपने शरीर को देखता है और चौंक जाता है।
रुको नैनो मशीन, दिस डजंट मेक सेंस। मेरा शरीर अचानक इतना मस्कुलर और टोन्ड कैसे हो गया? क्या ये भी तुमने किया है? यस, मैंने आपके शरीर को रिकंस्ट्रक्ट किया है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, प्रिंस, मैं आपको कपड़े पहनाने आई हूँ। कपड़े पहनते हुए नैनो समझाती है, साइंटिफिकली किसी चीज़ को शून्य से बनाना असंभव है, लेकिन आपके मौजूदा हिस्से को रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल नहीं है। चियोन गहरी सोच में पड़ जाता है। तुम जो शब्द चुनती हो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब बेकार है। तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, तो तुम्हें नैनो बुलाना ठीक है ना? नैनो नाम रजिस्टर किया जा रहा है। मशीन का सपाट जवाब आता है। चियोन सोचता है, यू आर नो फन। वो पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? नैनो निर्देश देती है, एक किताब देखो और उसके पन्ने पलटो। बस पन्ने पलटने हैं, दैट्स ऑल। उसे मार्शल आर्ट से जुड़ी सिर्फ 2 किताबें मिलती हैं, एक ब्लड पॉइंट्स पर और दूसरी 3 जाइज़म नाम की ब्रीदिंग टेक्निक पर। वो सोचता है, 3 जाइज़म एक ब्रीदिंग मेथड है जिसे मन और शरीर को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर मैं पूरी जिंदगी भी प्रैक्टिस करूं तब भी इसका सबसे निचला लेवल हासिल करना मुश्किल है। तो फिर ब्लड पॉइंट्स के बारे में पढ़ना बेहतर लगता है। वो फैसला करता है। यस, प्लीज स्टार्ट, नैनो कहती है। चियोन किताब के पन्ने पलटना शुरू करता है और कुछ ही पलों में ख़त्म कर देता है। मैंने पन्ने पलट दिए नैनो। तभी उसके दिमाग में आवाज़ गूंजती है, आपने ब्लड पासेज किताब को सफलतापूर्वक स्कैन कर लिया है। जानकारी को यूज़र के ब्रेन में ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप स्वीकार करते हैं? चियोन चौंक जाता है। स्कैन? अरे, क्या तुम ये कह रही हो कि तुमने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ली है? दैट इज़ करेक्ट। क्या आप स्वीकार करते हैं? नैनो पूछती है। जैसे ही वो हाँ कहता है, जानकारी का एक तूफान उसके दिमाग में भर जाता है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कंप्लीट, आप जल्द ही इसके आदी हो जाएंगे। चियोन अभी भी हैरान था। क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? मैं सिर्फ तथ्य बता रही हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो पूछता है। अगर आप हासिल किए गए ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में सोचना होगा ताकि वो सामने आ सके। चियोन अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है, ब्लड पॉइंट्स, और अगले ही पल पूरी किताब उसके दिमाग में जिंदा हो उठती है। ब्लड पॉइंट्स शरीर की नसों और धमनियों में खून के बहाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें 2 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, पॉइंट्स जो स्थिर कर सकते हैं और पॉइंट्स जो मार सकते हैं। ये सिर्फ रटना नहीं था, उसे हर एक शब्द का मतलब गहराई से समझ आ रहा था। दिस इज क्रेजी। ये सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं है, मैं पूरी किताब को समझ सकता हूँ। तभी नैनो एक और धमाका करती है। मैंने किताब की गलतियों को सुधारने के बाद इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया है। एरर्स? क्या उसमें कुछ गलत भी था? चियोन हैरान था। प्रोग्राम में मौजूद जानकारी के आधार पर मैंने ब्लड पॉइंट्स के बारे में एक एरर को ठीक किया है। चियोन को यकीन नहीं हो रहा था। माय गॉश, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मैं किसी और से भी ज़्यादा तेजी से मार्शल आर्ट्स सीख सकता हूँ और उसमें महारत हासिल कर सकता हूँ। उसे उन 6 क्लैंस के वारिसों का ख्याल आता है जिन्होंने बचपन से ही लड़ने की टेक्निक सीखी थी, जबकि वो 3 जाइज़म मेथड भी नहीं सीख पाया था। एक नई उम्मीद से उसकी आंखें चमक उठती हैं। मेरी स्टडी में मार्शल आर्ट्स पर ज़्यादा किताबें नहीं हैं, लेकिन मैंने सुना है कि डिमोनिक एकेडमी में बहुत सारी हैं। इस एबिलिटी के साथ मैं एकेडमी में किसी और से भी ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रांग बनूंगा। अब यही मेरा गोल होगा। उसी टाइम डिमोनिक कल्ट के साउथ कासल में बॉकमाजोंग नाम का एक और हेयर कैंडिडेट गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मैंने उन सबको सिर्फ एक लड़के को खत्म करने के लिए भेजा था और वो 5 के 5 मर गए। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये कोई मतलब की बात है? उसका आदमी कहता है। मुझे लगता है किसी ने चुपचाप उसकी मदद की है। बॉकमाजोंग गुस्से से उस पर चिल्लाता है, तुम्हें मेरा नाम अपनी मर्जी से लेने का हक किसने दिया? प्रिंस चियोन। वो घृणा से थूकता है। मैंने सोचा था कि वो नीच खून का एक नाजायज है, उसे मारना आसान होगा। लगता है उसके पास कोई छुपा हुआ इक्का था और कोई और भी है जो उसे बचा रहा है। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, पर अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे उसे डिमोनिक एकेडमी में खुद ही मारना होगा। मैं पूरी रात सो नहीं सका, इतनी घबराहट हो रही है। आज एकेडमी में शामिल होने का दिन है। चियोन यो वून खिड़की से गार्ड जैंग को प्रैक्टिस करते हुए देखता है और सोचता है, क्या बेहतर होता अगर मैंने चुपके से जैंग की खंजर टेक्निक सीख ली होती। लेकिन उसे तुरंत ख्याल आता है, नहीं, अगर ऐसा करता तो 6 क्लैंस के लोग जो हम पर नजर रखते हैं मुझे अकेला नहीं छोड़ते। जब मेरी माँ गुजरी थी तो मैंने कसम खाई थी कि एकेडमी में भर्ती होने तक मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीखूंगा। तभी उसके दिमाग में नैनो की आवाज गूंजती है, मास्टर, क्या आप चाहेंगे कि मैं गार्ड जैंग के मूवमेंट्स को स्कैन करूं? चियोन चौंक जाता है। तुम दूसरे लोगों के मूवमेंट्स को स्कैन कर सकती हो? तो इसका मतलब है कि तुम गार्ड जैंग की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग को स्कैन करके उसे मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर सकती हो? नैनो जवाब देती है, दैट इज पॉसिबल।
मेरे प्रोग्राम में विभिन्न मार्शल आर्ट टेक्निक्स पर डेटा भी है जिसे मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मैं इसे अभी भी आपके लिए ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। चियोन एक पल के लिए हिचकिचाता है। क्या गार्ड जैंग की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को उनकी इजाज़त के बिना चुराना ठीक है? वो खुद को समझाता है, नहीं, दोपहर में मुझे बिना किसी अफसोस के एकेडमी जाना है। मेरे पास ये सोचने का समय नहीं है कि मैं अपनी रक्षा के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो फैसला करता है। प्लीज स्कैन नैनो। एक्टिवेटिंग मूवमेंट स्कैन। नैनो की आवाज़ आती है। आधे घंटे तक चियोन बस गार्ड जैंग को प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता है। फिर आवाज़ आती है। स्कैनिंग टाइम लगभग आधा घंटा रहा है। मूवमेंट स्कैन पूरा हो चुका है। यूजर के ब्रेन में ट्रांसफर शुरू किया जा रहा है। एक पल की तेज झंझनाहट के बाद ट्रांसफर कंप्लीट। चियोन को अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। ये कल से ज्यादा सहने लायक था, पर ये कैसे हो सकता है? वो धीरे से उठता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि गार्ड जैंग उसे देख ना ले। वो एक लकड़ी की टहनी उठाता है और गार्ड जैंग के मूव्स को कॉपी करने की कोशिश करता है, और उसके हाथ हवा में ऐसे चलने लगते हैं जैसे वो सालों से यही कर रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? वो हैरान था। उसके मूवमेंट्स हूबहू गार्ड जैंग की 20 साल की ट्रेनिंग जैसे थे। वो सोचता है, रोजाना ट्रेनिंग, पोस्चर को सीधा करना, शरीर के साथ इसमें महारत हासिल करना। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सभी प्रोसेसेस को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता हूँ? ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी नैनो कहती है, मूवमेंट स्कैन एक्टिवेट होने के दौरान मूवमेंट्स को ट्रेन करने के लिए मसल एनालिसिस भी पूरा हो गया है। क्या आप अपने मसल्स में ट्रांसफर स्वीकार करेंगे? चियोन कंफ्यूज हो जाता है। मुझे मसल ट्रांसफर भी चाहिए? वो फिर से वही मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके पूरे शरीर में एक तेज दर्द की लहर दौड़ जाती है। अचानक मेरे शरीर को क्या हो गया? नैनो समझाती है, बार बार ट्रेनिंग के माध्यम से आपका शरीर इस मूवमेंट के लिए सही मसल्स बनाता है, लेकिन आपके शरीर ने उन मसल्स को ठीक से विकसित नहीं किया है, इसलिए आपके मसल्स को डैमेज होगा। चियोन को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुमने किसी तरह का ट्रांसफर किया है, पर क्या तुम मुझे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझा सकती हो? नैनो जवाब देती है, यूजर के लेवल से मैच करने के लिए भाषा का अनुवाद किया जा रहा है। चियोन को लगता है किसी ने मेरी बेइज्जती की है अभी। नैनो फिर से बोलना शुरू करती है, मास्टर ने जैंग की तरह लंबे समय तक ट्रेन नहीं किया है, इसलिए भले ही आपके ब्रेन ने इसे सीख लिया हो, आपका बॉडी इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आपको अपने मसल्स को एक सिमुलेशन से गुजरना होगा ताकि आप इन मूवमेंट से पूरी तरह से परिचित हो जाएं। इस ट्रांसफर के बाद ही आप इन मूवमेंट्स का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये मसल ट्रांसफर मिल जाए तो मुझे दर्द नहीं होगा? दैट्स राइट, नैनो कहती है। क्या आप ट्रांसफर शुरू करना चाहेंगे? इस ट्रांसफर के लिए आपके शरीर में हर नैनो मशीन के उपयोग की आवश्यकता होगी, जिसमें कुछ घंटे लगेंगे। चियोन घड़ी देखता है। सिर्फ कुछ घंटे? मेरे जाने से पहले अभी भी समय होगा, तुम इसे शुरू कर सकती हो। नैनो उसे चेतावनी देती है, इस ट्रांसफर में बहुत दर्द होगा, इसलिए आपको जल्द ही एनेस्थीसिया दिया जाएगा। क्या ये बहुत दर्द करता है? इस मसल ट्रांसफर के कारण बेहोश होने के कुल 13,50,000 मामले हैं। मैं इसे संभाल नहीं सकता। क्या तुम एनेस्थीसिया वाली स्टेट में स्विच कर सकती हो? यस, ट्रांसफर शुरू हो रहा है। चियोन दर्द के लिए खुद को तैयार करता है। उसे हल्की गुदगुदी महसूस होती है। क्या मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था? इसमें तो बस गुदगुदी हो रही है। और तभी दर्द की एक भयानक लहर उठती है और नैनो की आवाज़ आती है, एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जा रहा है। चियोन बेहोश हो जाता है। बाहर गार्ड जैंग खाना बना रहा था। ये तो पड़ोस के ज़्यादातर मास्टर से ज़्यादा अच्छा है। क्या मुझे आज कुछ खास तैयार करना चाहिए? नहीं, मैं बस एक सिंपल मील बनाऊंगा जो प्रिंस चियोन को पसंद है। वो याद करता है, तुम्हारे लिए खाना बनाना सीखे हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। मैं तो एक अच्छा कुक भी नहीं था। उसे लेडी हुआ के आखिरी शब्द याद आते हैं, प्लीज़ मेरे योहुअन का ख्याल रखना। वो उदास हो जाता है। लेडी हुआ को जहर वाला खाना खाकर मरे हुए 5 साल हो गए हैं, और छोटा प्रिंस चियोन आज अकेडमी में जा रहा है। लेडी हुआ, प्लीज़ स्वर्ग से उसकी रक्षा करना ताकि वो जिंदा रह सके और एक और मील खा सके। कुछ घंटे बाद गार्ड जैंग चियोन को ज़मीन पर बेहोश पाता है। प्रिंस चियोन, तुम ठीक हो? वो घबराकर उसकी नब्ज जांचता है। नब्ज को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। उसने ऐसा क्या किया कि ये हो गया? तभी उसकी नज़र ज़मीन पर बने पैरों के निशानों पर पड़ती है। वो निशान हूबहू उसके प्रैक्टिस के थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। प्रिंस चियोन ने मेरी ट्रेनिंग देखी। उसने मुझे 2 साल तक ट्रेन करते देखा और उसने मेरी 20 साल की मेहनत को पहले ही पकड़ लिया है।
चियोन येओवून की आंखें खुलती हैं, उसके दिमाग में नैनो की आवाज़ गूंजती है। रिक्वायर्ड मसल और फाइबर ट्रांसफ़र पूरा हो चुका है, एनेस्थीसिया डीएक्टिवेट किया जा रहा है। चियोन दर्द की याद से कांप उठता है। मैं ये दोबारा कभी नहीं कर रहा। नैनो का सपाट जवाब आता है, मैंने आपको चेतावनी दी थी मास्टर। चियोन को होश आता है और वो खुद को बिस्तर पर पाता है। हैं, पर मैं यहाँ लेटा क्यों हूँ? क्या गार्ड जैंग आए थे? वो उठता है और सोचता है, अब खंजर टेक्निक का इस्तेमाल करने में दर्द नहीं होगा, है ना? नैनो पुष्टि करती है, मसल ट्रांसफ़र के जरिए अब आपके पास वैसे ही मसल्स हैं जैसे उन लोगों के पास होते हैं जिन्होंने इन मूवमेंट्स को 20 सालों तक प्रैक्टिस किया है। चियोन बाहर जाता है और फिर से लकड़ी की टहनी उठाता है। इस बार जैसे ही वो खंजर की टेक्निक चलाता है, एक तेज़ हवा की लहर पैदा होती है। ये पहले जैसी ही टेक्निक्स हैं, पर ये कहीं ज़्यादा एक्यूरेट और पावरफुल हैं। हवा को चीरने का ये एहसास कितना अच्छा है। वो अपनी पावर में खोया हुआ था, पर तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है। दिस इज़ बैड। मैंने नई गोंग का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी ज़मीन पर पैरों के निशान बन गए हैं। क्या मैंने वाई गोंग में महारत हासिल कर ली है? अगर गार्ड जैंग ने ये देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तभी पीछे से गार्ड जैंग की आवाज़ आती है, प्रिंस आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। चियोन घबरा जाता है। वो निशानों को मिटाने की कोशिश करता है, पर वो इतने गहरे थे कि जा ही नहीं रहे थे। ये दबाने से भी नहीं जाएगा। अंदर वो जानबूझकर खिड़की के पास बैठकर नहीं खाता। जैंग पूछता है, आप हमेशा खिड़की के पास बैठकर नहीं खाते? चियोन बहाना बनाता है, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए घर नहीं आऊँगा, मैं बीच में बैठकर खाना चाहता था। पर वो जानता था, गार्ड जैंग ने नोटिस कर लिया है। उसके सामने खाना रखा जाता है, स्टर फ्राइड बॉक चॉय और रोस्ट पोक, साथ में चावल जिस पर एक फ्राइड एग रखा है। ये सब तो मेरा फेवरेट खाना है। चियोन का दिल भर आता है। मैं समझ गया आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं गार्ड जैंग। आज एकेडमी में भर्ती होने का दिन है। ये गार्ड जैंग का बनाया हुआ आखिरी ब्रेकफास्ट हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी नैनो की आवाज़ दिमाग में आती है, भावनाओं में अचानक बदलाव के कारण आपके ईसोफेगस में एसिड ऊपर आ रहा है। लार का स्राव बढ़ाया जा रहा है। कृपया एसिड को शांत करने के लिए भोजन को लार के साथ निगलिए। चियोन को गुस्सा आ जाता है। अजीब बातें कहना बंद करो और चुप रहो। नैनो जवाब देती है, अस्थायी रूप से म्यूट मोड में प्रवेश कर रही हूँ। चियोन आंसू पोंछता है और फैसला करता है, मैं सब कुछ खाऊंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गार्ड जैंग उसे प्यार से देखता है। धीरे धीरे खाइए, आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। खाना खत्म करने के बाद चियोन कहता है, खाना बहुत अच्छा था गार्ड जैंग। तभी गार्ड जैंग सीधे मुद्दे पर आता है, तुमने मेरी खंजर टेक्निक कब, नहीं कैसे सीखी? चियोन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। आप क्या कह रहे हैं? गार्ड जैंग बाहर जमीन पर बने एक निशान की ओर इशारा करता है। ये मेरी टेक्निक के दूसरे फॉर्मेशन में जाने से बना एक स्टेप है। ये उससे कहीं ज़्यादा साफ है जो मैंने पहले देखा था। जैसा कि मुझे लगा था, मेरी आंखें गलत नहीं हैं। चियोन का सिर झुक जाता है। मूरिम में दूसरों की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स चुराना एक बहुत बड़ा पाप है। मैंने नैनो की पावर के जरिए एक टेक्निक चुराकर अपराध किया है। भले ही गार्ड जैंग मुझसे नफरत करेंगे, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। लेकिन तभी गार्ड जैंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, यू डिड गुड। चियोन चौंक कर ऊपर देखता है। जैंग कहता है, तो क्या हुआ अगर तुमने इसे छिपकर सीखा? मैं तुम्हारा गार्ड हूं। अगर 6 क्लैंस की वो शपथ ना होती तो मैं तुम्हें ये बहुत पहले ही सिखा देता। वो चियोन को एक किताब देता है। ये खंजर टेक्निक के नई गोंग के लिए एनर्जी फ्लो मेथड है। चियोन पूछता है, आप ये क्यों दे रहे हैं? जैंग कहता है, मैं तुम्हें नई गोंग सीखने के टिप्स देना चाहता हूं, पर एकेडमी में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो मेरे दिए हुए ज्ञान से कहीं बेहतर होंगी। चियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। जैंग उसे गले लगा लेता है। चियोन सिसकते हुए कहता है, गार्ड जैंग, मैं फिर कभी नहीं रोऊंगा। जैंग सोचता है, लेडी हुआ को गए 5 साल हो गए हैं। उस दौरान मैंने अपने दांत भींच लिए और प्रिंस चियोन को संभाला, पर वो अभी भी एक लड़का है जो अपने माता पिता के प्यार का भूखा है। वो चियोन से कहता है, एकेडमी में भर्ती होने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो तुम आज रो सकते हो, लेकिन अब से तुम्हें और मजबूत बनना होगा। डेमोनिक एकेडमी के गेट पर हजारों की भीड़ जमा थी। चियोन सोचता है, अब से मुझे डरना या हिचकिचाना नहीं है। भले ही माँ अब यहाँ नहीं है, मेरे पास अभी भी एक जगह है जहां मैं लौट सकता हूं। चारों तरफ शोरगुल था। जैसा मैंने सुना था, क्या सारे क्लैंस इकट्ठा हो गए हैं? एक लड़का कहता है। दूसरा जवाब देता है, मुझे लगता है यहां लगभग 1000 लोग होंगे। सब घबराए हुए थे। अब जब मैं एकेडमी में आ गया हूं तो नर्वस हो रहा हूं। चूंकि ये उत्तराधिकारियों के बीच एक कॉम्पिटिशन है, छोटे क्लैंस का हिस्सा होने के नाते हमें किसी न किसी लाइन में लगना होगा। तभी एक दबंग आवाज पूरी भीड़ को शांत कर देती है, ये सब बहुत शोर कर रहे हैं। इतनी अफरा तफरी है कि मुझे उनमें किसी तरह की स्पिरिट नहीं दिख रही। क्या तुम सब यहां इस संकल्प के बिना आए हो कि ये जगह तुम्हारी आखिरी हो सकती है? एक लाल बाल वाला आदमी मंच पर खड़ा था।
भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। वो लाल बाल, वो लेफ्ट गार्डियन है, फायर किंग ली हुआ म्योंग। क्या वो डेमोनिक कॉल्ट के टॉप 10 सबसे मजबूत लोगों में से एक नहीं है? टॉप 5 नहीं थे क्या? सबकी नजरें सामने की कतार में खड़े कुछ लोगों पर जाती हैं। सामने की कतार में खड़े वो बच्चे, क्या वे 6 क्लैंस के उत्तराधिकारी हैं? लेफ्ट गार्डियन बोलना शुरू करता है। एक एक करके वो उत्तराधिकारियों का परिचय कराता है। डार्क क्लैन नंबर 1 च्योन मू यॉन, स्वॉर्ड क्लैन नंबर 2 च्योन क्योंग वून, स्प्रिंग क्लैन नंबर 3 च्योन मू किम, पॉइजन क्लैन नंबर 4 च्योन जोंग सूम, ब्लेड क्लैन नंबर 5 च्योन यू चैन, साउंड क्लैन नंबर 6 च्योन वॉन रे। एक लड़की जो इस बार की अकेली महिला कैंडिडेट थी। लेफ्ट गार्डियन रुकता है और फिर घोषणा करता है, नंबर 7 चॉन। पर वो रुक जाता है। हाँ, वेयर इज ही? 1 मिनट, यहाँ कोई नाम टैग ही नहीं है। गार्ड उसे देखता है। हाँ, 7th प्रिंस का नाम टैग मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कोई मिल नहीं जाता। 7th प्रिंस के मन में एक ही ख्याल आता है, ये जरूर उन 6 क्लैंस की कोई घटिया चाल है। मगर चेहरे पे कोई शिकवा ना लाते हुए वो शांति से कहता है, मैं समझ गया, मैं इंतजार कर लूंगा। वो एक तरफ हट जाता है सोचते हुए, क्या ये लोग मुझे अपने साथ एक लाइन में भी खड़ा नहीं देख सकते? खैर, शुरू से ही उनसे कॉन्फ्लिक्ट में आने का कोई फायदा नहीं। उसके दिमाग में अतीत के साए मंडराने लगते हैं। ये वही तो बदबख्त हैं जो मौका मिलते ही मेरी जान लेने पे तुल जाते थे। अगर उन्होंने मुझे यहां देख लिया, शायद अभी ही मार डालेंगे। अकेडमी के मेन ग्राउंड में भीड़ लगी बड़ी है। इतने सारे लोग, इतने लोगों के बीच आगे तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है, एक ब्लैक नंबर 7 नाम टैग। तो ये बंदा भी 6 क्लैन से नहीं है, एक एयर कैंडिडेट है। आसपास फुसाफुसी विस्पर्स शुरू हो जाते हैं। सुना है उसने कोई भी मार्शल आर्ट मास्टर नहीं किया है। तो क्या ये पहला बंदा होगा जो फेल होगा? 7th प्रिंस सब सुन सकता था। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, पर मैं जानता हूं ये लोग क्या कह रहे हैं। हंसने दो, उन्हें जितना हंसना है। तभी भीड़ में से कोई उसे नोटिस करता है। तो वो वहां है, सबसे पीछे अकेले खड़ा है। बड़ा अजीब सीन बना रखा है। दूसरा कहता है, अटेंशन पाने का कितना पथेटिक तरीका है, लॉर्ड के इलेजिटिमेट चाइल्ड। और ठीक उसी पल एक जोरदार हॉर्न की आवाज गूंजती है। वो लोग आ रहे हैं, सब शांत हो जाओ, लॉर्ड लॉर्ड आ रहे हैं। पूरी भीड़ में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। सामने से 3 फिगर कदम बढ़ाते हैं। उनका ऑरा ही बता रहा था कि सीन क्या है। एक स्टूडेंट दूसरे को घूरकर कहता है, छी कितने गंदे कपड़े हैं। ए क्या देख रहा है बे तू, रेड हेड बास्टर्ड। सामने वाले बंदे की आंखें लाल हो जाती हैं। ये था राइट गार्डियन क्रेजी ब्लेड सो बेमिंग। बीच में खड़ा था पूरे मुरिम के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक, लीड गार्डियन द ग्रेट गार्डियन किंग माराक्यूम। और उनके भी आगे, जिसके कदम रखते ही जमीन कांप उठती, चेनमा कल्ट का लॉर्ड ह्योन यू जोंग। लॉर्ड ह्योन यू जोंग अपनी जगह पर खड़े होते हैं और उनकी आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंजती है। एक भी स्पीकर नहीं, लेकिन आवाज़ हर एक के कान में बिल्कुल साफ और गहरी उतर रही थी। 7th प्रिंस ये महसूस करके कांप उठता है। तो इसे कहते हैं नई गोंग। ऐसा लग रहा है कि वो बस बोल रहे हैं, लेकिन आवाज़ कितनी क्लियर और डीप है। लॉर्ड की आवाज़ गूंजती है, इस जगह ट्रेन करो और डेमोनिक कल्ट की ताकत बनो। फॉर द डेमोनिक कल्ट, सभी एक साथ चिल्ला उठते हैं। लेकिन 7th प्रिंस की नज़र अपने पिता लॉर्ड पर टिकी हुई थी। तो ये पहली बार है जब मैं उससे मिल रहा हूं, और बदले में मुझे सिर्फ उसकी ठंडी पत्थर जैसी आंखें दिखीं। उसके मन में एक दर्द सा उठता है। खैर, मैंने वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रखी थी। ये वही इंसान है जो मेरी माँ के मरने के बाद एक बार भी दिखने नहीं आया था। जैसे ही लॉर्ड वहां से जाते हैं, लीड गार्डियन माराक्यूम आगे बढ़ता है। अब जब लॉर्ड की स्पीच खत्म हो गई है, चलो ढंग से शुरू करते हैं। उसकी नज़र भीड़ में झुकी हुई एक स्टूडेंट पे पड़ती है। तुम सीधे खड़े नहीं हो सकते क्या? मैं चीज़ों को सिंपल रखूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। ये एकेडमी 4 साल तक चलेगी और इसमें टोटल 6 स्टेजेस होंगे। हर स्टेज के बाद तुम्हारा एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलेगा। भीड़ में खुसफुस शुरू हो जाती है। सिर्फ एक चांस? अगर हम पहली बार में पास नहीं कर पाए तो हम फेल हो जाएंगे। माराक्यूम स्टूडेंट को घूरता है। लगता है तुम समझ गए। सही कहा, जो लोग पास नहीं होंगे उन्हें इंस्टेंटली यहां से निकाल दिया जाएगा। तभी एक स्टूडेंट हाथ उठाता है। मेरा एक सवाल है। माराक्यूम की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुम जैसे बास्टर्ड को किसने हक दिया सवाल पूछने का? ओह,
तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हें बास्टर्ड बुलाया? तुम्हें ये सुन लेना चाहिए था कि जैसे ही तुम इस अकेडमी में घुसते हो तुम 6 क्लैन से मिले सारे प्रिविलेजेस खो दोगे। क्या तुम कंपटीशन शुरू होने से पहले ही एक्सपेल होना चाहते हो? वो स्टूडेंट घबरा जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। खैर, माराक्यूम कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा सवाल क्या है। तुम्हें लग रहा होगा कि 6 स्टेजेस के लिए सिर्फ एक चांस मिलना अनफेयर है, लेकिन जो लोग अगले स्टेज में पास होंगे उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। पहला बेनिफिट है ब्लैक ड्रैगन बॉल। ये नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन बॉल? अगर ये उस ब्लैक ड्रैगन बॉल की बात कर रहे हैं तो ये वही मेडिसिन बॉल है ना, जिससे एक बार में 20 साल की नई गोंग मिलती है। तो अगर हम सारे 6 स्टेजेस पार कर लें, 6 बॉल्स मतलब 120 साल की नई गोंग। ब्रो, ये तो हाई लेवल मास्टर्स का लेवल है। लेकिन एक और स्टूडेंट कहता है, ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा तुम इसे लेते हो उतना कम असर होता है, और वैसे भी पहली बार में इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना बहुत हार्ड है। अगर ये इतना ही अच्छा होता तो ये हमें क्यों देते? सारे मास्टर्स पहले ही ले लेते। 7th प्रिंस ये सब सुन रहा था। मेरे पास अभी कोई नई गोंग नहीं है, लेकिन अगर मैं पास हो गया तो मैं इंस्टेंट में इतनी नई गोंग बढ़ा सकता हूँ। माराक्यूम अपनी बात जारी रखता है। दूसरा बेनिफिट है मार्शल आर्ट्स बुक ऑफ सीक्रेट्स। अगर तुम सब ने मार्शल आर्ट्स ट्रेन किया है तो तुम्हें इन किताबों की कीमत पता होगी। डेमोनिक एकेडमी की लाइब्रेरी 5 फ्लोर की है। हर टेस्ट पास करने पर तुम्हें 1 फ्लोर का एक्सेस मिलेगा। तुम जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें 6 क्लैन्स के सीक्रेट्स या अलग अलग मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स के राज सीखने का मौका मिल सकता है। भीड़ में लोग पागल हो जाते हैं। तो इसका मतलब मैं डिवाइन फिनोलॉजी भी सीख सकता हूँ, बिल्कुल मूरे मास्टर्स की तरह। पर 7th प्रिंस का फोकस कुछ और ही था। मार्शल आर्ट्स की किताबें। जिंदा रहने के लिए निगोंग से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए वही है। माराक्यूम भीड़ को देखता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, वैसे तुम में से ज़्यादातर लोग अगर मर के वापस भी आ जाओ तब भी 5th फ्लोर तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। वैसे तुम में से ज़्यादातर 5th फ्लोर तक तुम मर के भी नहीं पहुंचोगे, सो डोंट इवन गेट योर होप्स अप। बंदा मोराल बूस्ट करके ड्रॉप करने में एक्सपर्ट है। खैर, हमेंग अपनी बात जारी रखता है। तीसरा और आखिरी बेनिफिट ये है कि तुम लोगों को एक रैंक मिल सकती है जो तुम्हारे पास पहले कभी नहीं थी। इसीलिए यहाँ तक कि हम कैंडिडेट्स के पास भी कोई रैंक या प्रिविलेज नहीं है। अकेडमी में एंटर करते ही सब कुछ बदल जाता है। अब से सिर्फ स्ट्रांग ही सर्वाइव करेगा। हर स्टेज को पार करने पर तुम्हें रैंक्स मिलेंगी। स्टेज 1 के लिए लो रैंक्ड वॉरियर, स्टेज 2 के लिए मिडिल रैंक्ड वॉरियर, स्टेज 3 के लिए हाई रैंक्ड वॉरियर, स्टेज 4 के लिए स्क्वाड लीडर और स्टेज 5 के लिए क्लैन लीडर। जहाँ तक 6th स्टेज की बात है वो तुम लोगों के मतलब का नहीं है, तो मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। तुम में से ज़्यादातर 3 स्टेज भी पार नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। स्टूडेंट्स के मन में आता है, क्या स्टेज 6 को टेस्ट कह भी सकते हैं? वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 100 सालों में 10 लोग भी उसे पार नहीं कर पाए हैं। हमें कहता है कि जो भी अपर लेवल्स तक पहुंचेगा उसकी रैंक को मान्यता मिलेगी। अभी भले ही सब कैडेट रैंक से स्टार्ट कर रहे हैं, पर बाद में सबकी रैंक्स अलग होंगी। योन के लिए ये सीन सेट हो चुका था। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अगर अब तक जिंदा रहना मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो अब जिंदा रहने का मतलब है रैंक में ऊपर जाना। अगले ही पल हमेंग एक बॉम्ब फोड़ता है। तो चलो पहला टेस्ट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स की फट जाती है। पहला टेस्ट अभी? आंट वी सपोज टू कुछ सिखाना नहीं था पहले? हमेंग दहाड़ता है। जैसा मैंने कहा, जो इस टेस्ट में फेल हुआ वो अकेडमी से सीधा बाहर। वो लोग लो रैंक वॉरियर कहलाने के लायक भी नहीं है। पहला टेस्ट तुम्हारी बेसिक स्किल्स का है। हमारी स्कूल का वॉरियर बनने के लिए तुम्हारे पास कम से कम बेसिक नीगोंग होनी ही चाहिए। तुम में से जिनके पास बेसिक नीगोंग नहीं है उन्हें खेती बाड़ी या दूसरे गंदे काम करने भेज दिया जाएगा। तो मरने के लिए तैयार रहो। नहीं, वैसे हमें गंदे काम करने वालों की जरूरत तो है, सो डोंट ट्राई टू हार्ड। हाँ, योन के दिमाग की नस फट जाती है। डैम इट, उसे पूरा प्लान समझ आ गया था। तो ये रीजन था, इसीलिए 6 क्लैंस की उन औरतों ने मुझे नीगोंग ना सीखने की कसम दिलवाई थी, ताकि वो ये पहला टेस्ट ही फेल हो जाए और कल्ट के सबसे निचले तबके में फेंक दिया जाए, जहां कोई भी कभी भी उसे आसानी से मार सकता था। दूसरी तरफ चुन मुक्यम जो फ्रंट रो में खड़ा था, मन ही मन खुश होता है, जिसका भी आइडिया है काफी सॉलिड है। अब मुझे इस कचरे को खुद मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी स्टेज पर एक औरत की एंट्री होती है। ये थी डेमोनिक कल्ट की 5th एल्डर, साउंड क्लैन की लीडर हैंग सू यू। हमेंग अनाउंस करता है, ये शख्स पहला टेस्ट ओवरसी करेंगी। ये है साउंड क्लैन की लीडर और हमारी 5th एल्डर हैंग सू यू। साउंड क्लैन की लीडर? योनी देखता है कि उनका नाम सुनते ही सारे स्टूडेंट्स घबराकर अपने कान बंद कर लेते हैं। ये लोग अपने कान बंद क्यों कर रहे हैं? हमेंग एक्सप्लेन करता है, अगर 5th एल्डर ने अपनी असली म्यूजिकल एनर्जी वेव चला दी तो तुम जैसे छोटे बच्चे एक पल नहीं टिकोगे, लेकिन टेंशन मत लो, वो तुम सबके लिए इसे कंट्रोल करेंगी। फिर वो योन की तरफ देखकर एक और ताना मारता है,
अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद तुम बिना नी गोंग के भी सह जाओ। यॉन का खून खौल जाता है। डैम इट। हैंग सुयू आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, जिन लोगों में थोड़ी सी भी नी गोंग है वो 1 मिनट तक सह लेंगे। तुम में से जो भी 1 मिनट तक बिना बेहोश हुए टिका रहा वो ये पहला टेस्ट पास कर जाएगा। और टेस्ट शुरू होता है। जैसे ही पहली धुन बजती है, टिंग। मैं कान बंद करके भी सुन सकता हूँ। छोटे क्लैंस के स्टूडेंट्स एक के बाद एक ढेर होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 6 क्लैंस के कैंडिडेट्स और हायर रैंक क्लैंस के बच्चे ही टिके हुए थे। मुक्यम बदफुल चिल मोड में था। बस कानों में हल्की चुभन हो रही है। लेकिन अगले ही पल हैंग सुयू की उंगलियां इंस्ट्रूमेंट पर तेज हो जाती हैं। वो गुस्से में लग रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये अब तक गिरा क्यों नहीं। वो घूर रही थी सीधा योवन को। आधी से ज्यादा फील्ड साफ हो चुकी थी। कुछ स्टूडेंट्स को इंटरनल इंजरीज भी हो गई थी। लेकिन योन, वो टी पोज करके खड़ा था, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी उसके दिमाग में नैनो की आवाज गूंजती है। सेंसिंग पावरफुल हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ सीरियस डैमेज टू योर बॉडी, एक्टिवेटेड इमरजेंसी डिफेंस मोड टू ब्लॉक द साउंड वेव्स। योन के होश उड़ गए। तो तुमने मेरे लिए साउंड म्यूट कर दिया? दैट्स राइट, आई हैव टेम्परेरीली स्टॉप्ड योर बॉडीज फंक्शन टू सेंस साउंड। तो मैं तुम्हारी आवाज कैसे सुन रहा हूं? वी इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंड डायरेक्टली टू योर ब्रेन। भाई ने सीधा गॉड मोड पैच डाउनलोड कर लिया था। अकेडमी का पहला टेस्ट जिसे योन को फेल करने के लिए बनाया गया था वो उसके लिए सबसे आसान बन चुका था। हैंग सुयू का पारा चढ़ जाता है। वो म्यूजिक और इंटेंस कर देती है। उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि अब 20 साल की नीगोंग वाले भी स्ट्रगल कर रहे थे। हमैंग भी ये सीन देखकर हैरान था। इसे तो नीगोंग नहीं आती थी, पर ये इतना स्टेबल कैसे है? बाकी स्टूडेंट्स के कानों से खून निकलना शुरू हो गया था। मुक्युम की भी अब हालत खराब हो रही थी। 20 साल की नीगोंग के साथ भी इतना मुश्किल हो रहा है, पर ये 5th एल्डर इतना गुस्से में क्यों बजा रही हैं? उसकी नज़र पीछे जाती है और उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। पीछे योन बिना किसी तकलीफ के एकदम शांत खड़ा था। मुक्युम की आंखें फटी की फटी जा जाती हैं। हाउ कैन दैट बास्टर्ड विद नो नीगोंग बी कंप्लीटली फाइन? वो थका हुआ भी नहीं लग रहा। मुक्युम के दिमाग में बस एक ही लॉजिकल कंक्लूजन आता है, ही हैड नीगोंग। पर ये वॉन जो अभी भी एकदम शांत खड़ा था, उसकी आंखें दूसरे एयर्स और हैंग सो यू के चेहरों को स्कैन कर रही थीं। मैं कुछ सुन तो नहीं सकता, लेकिन मैं उनकी नफरत देख सकता हूँ। उनके चेहरों पर गुस्सा, हैरानी और नफरत साफ दिख रही थी। इनका प्राइड बूंड हो गया है, ये सोचकर कि मैंने बिना नेगोंग के इतनी देर सह लिया। ये वॉन को अगला मूव दिख गया था। अगर मैं ये टेस्ट इतनी अच्छी हालत में पास कर गया, ये लोग कभी नहीं मानेंगे कि मेरे पास नेगोंग नहीं थी। उसका 200 IQ प्लान एक्टिवेट होता है। नैनो, क्या तुम मुझे एक इंटरनल इंजरी दे सकते हो? इंटरनल इंजरी मतलब ऑर्गन्स को डैमेज करना? पॉसिबल है, लेकिन मैं बॉडी को जानबूझकर इंजर करना रेकमेंड नहीं करूंगा। आई डोंट केयर, ये वन ने सोचा। जैसे ही ये परफॉर्मेंस खत्म हो, मुझे एक इंटरनल इंजरी दो और खून की उल्टी करवाओ। मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक इंटरनल ऑर्गन डैमेज प्रोसेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ हैंग सो यू का पारा चढ़ चुका था। 1 मिनट पूरा होने वाला था। ये कैसे हो सकता है? एक 15 साल का बच्चा इतनी आसानी से सह रहा है। उसका प्राइड, उसका ईगो, सब कुछ क्रश हो गया था। मेरा प्राइड ये अलाउ नहीं करेगा। वो ट्रिगर हो जाती है। ये भी सहकर दिखा, और वो अपनी आधी पावर अनलीश कर देती है। भाई, टेस्ट के नाम पे मर्डर अटेम्प्ट। ली हैमिंग की फट जाती है। वो टेलीपैथिकली चिल्लाता है, रुको, ये खतरनाक है 5th एल्डर। टेस्ट खत्म होता है। हैंग सो यू हाँफ रही थी। हैमिंग गुस्से में था। डैम इट, इसने कंट्रोल खो दिया। हैंग सो यू खुद भी थोड़ी शर्मिंदा थी, पर उसका गुस्सा अभी भी ये वॉन पर था। ये सब इस बच्चे की गलती है, इसने 6 क्लैंस की कसम तोड़ी है। और ठीक जैसे ही वो ये सोच रही थी, ये वॉन का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस शुरू होता है। उसके मुंह से खून का पूरा फवारा निकल पड़ता है। सुअर भर दिया भाई ने। ऐसा सीन कि सबकी फट के 4 हो गई। सब हैरान थे कि इतना खून कैसे आ सकता है। Nano, program processed as ordered, damage has been caused to about 30% of the organs, causing the blood to flow back as much as possible. योन की हालत टाइट थी। अबे, तूने तो लिटरली मार ही डाला था। ली हैमिंग के हाथ पांव फूल जाते हैं। शिट, अगर ये टेस्ट की वजह से मर गया, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। भले ही ये 6 क्लैन से नहीं है, पर है तो लॉर्ड की लाइन का। वो भागकर येवोन के पास जाता है, जो जमीन पर गिर चुका था। आर यू ओके? नैनो, Sensing dizziness caused by 7% blood loss, activating self-healing mode. येवोन, रुक, अभी नहीं, wait a little more. हमिंग येवोन को गिव अप करने को कहता है, पर तभी वो उसकी पल्स चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं। What? इसके पास नेगोंग है ही नहीं। उसका दिमाग हिल चुका था। ये बच्चा पागल है,
उसे लगा था 7th प्रिंस के बारे में रूमर्स खराब हैं, पर ये आई कांट बिलीव ही पास्ट सिर्फ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और शेयर विल से। वो गार्ड को ऑर्डर देता है, इसको इन्फर्मरी ले जाओ जल्दी। जैसे ही येवॉन को ले जाया जाता है, हैमिंग गुस्से में हैंग सो यू की तरफ मुड़ता है। तुमने हद पार कर दी। क्या उसके पास थोड़ी सी नेगोंग थी? बिल्कुल नहीं, हैमिंग ने साफ कहा। उसके पास नेगोंग का एक कतरा नहीं है। उसने अपनी कसम रखी। हैंग सो यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये पॉसिबल नहीं है, बिना नेगोंग के वो मेरी एनर्जी वेव कैसे सह गया? उसे बाकी बच्चों की तरह बेहोश हो जाना चाहिए था। उसे सीरियस इंजरीज हुई हैं, हैमिंग ने ठंडे से कहा। वो सिर्फ अपनी जिद की वजह से खड़ा रहा। अपनी जिद से? हैंग सो यू अभी भी शॉक में थी। हैमिंग ने सोचा, ये जिद डराने वाली है। अगर ये एक इललेजिटिमेट चाइल्ड ना होता, मैं इसे अपना स्टूडेंट बना लेता, पर 6 क्लैन से पंगा कौन ले? तभी राइट गार्डियन सुबमैंग, जो फुल नशे में था, बीच में कूद पड़ता है। हिक, ये रेड हेयर, उस बच्चे में गट्स हैं। हैमिंग, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, जाके कोने में पियो। सुबमैंग, मैं वैसे भी जा रहा था रेड हेयर, गेट लॉस्ट यू ड्रंक बास्टर्ड। सुबमैंग, तू लिटिल बिच। वो वहां से निकल जाता है, सोचते हुए, इन सब के बीच आई रियली लाइक दैट किड, चेन योवॉन। डिमोनिक एकेडमी की मेन बिल्डिंग 2nd फ्लोर। इन्फर्मरी का सन्नाटा टूटता है एक जोरदार आवाज से। डॉक्टर बैक, पेशेंट आया है। डॉक्टर बैक जोंग मेन, जो शायद मक्खियां मार रहे थे, सडनली फुल एक्टिव मोड में आ जाते हैं। क्या सच में एक पेशेंट? बंदा इतना खुश था जैसे लॉटरी लग गई हो। पहले ही दिन पेशेंट? डिमोनिक एकेडमी इज लिटरली द बेस्ट। स्टाफ उन्हें अजीब नजरों से देखता है। भाई ये डॉक्टर है या यमराज का एजेंट? स्टाफ येवून को स्ट्रेचर पर लाता है। इसका हाल इतना बुरा कैसे है? पेट में तलवार घुसी है क्या? नहीं, स्टाफ जवाब देता है। इंटरनल इंजरी है, इसके पास नेगोंग नहीं है, इसलिए लेफ्ट गार्डियन ने खास ध्यान रखने को बोला है। डॉक्टर बैक का एक्साइटमेंट थोड़ा कम होता है जब वो खून देखता है। 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, पर इंटरनल इंजरी से इतना खून निकलते पहली बार देख रहा हूं। स्टाफ वहां से निकल लेता है, पर जाते जाते एक बंदा नोटिस करता है, अरे इसका चेहरा तो पहले से बेटर लग रहा है। योवोन अभी भी एक्टिंग कर रहा था। दर्द तो सॉलिड है, पर जब तक डॉक्टर यहां है बर्दाश्त करना पड़ेगा। डॉक्टर बैक पल्स चेक करता है। पल्स इर्रेगुलर और फास्ट है, पक्का हेवी डैमेज हुआ है, पर इतना खून जबान कटने पर भी इतना नहीं निकलता। वो एक्यूपंक्चर नीडल्स रेडी करने लगता है। तभी दरवाजे पर एक और एंट्री होती है, राइट गार्डियन। सुबमेंग वहां खड़ा था, फुल नशे में, शराब की बोतल हाथ में। वाओ, तो वो डरपोक बच्चा अब बड़ा होकर एकेडमी का डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बैक चिढ़ जाता है। वही पुराना अनाइंग टोन, आप यहाँ क्यों आए हैं? राइट गार्डियन होकर आपको तो चोट नहीं लगी होगी। सुबमेंग एक शैतानी मुस्कान के साथ अंदर आता है। ओहो, तो लगता है मेरा यहाँ आना तुझे पसंद नहीं आया। फिर उसकी नज़र सीधा येवून पर पड़ती है। ओह, जरा इसे देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग बच्चा है ना? येवून का दिल जोर से धड़कने लगता है। ये आदमी यहाँ क्यों है? कहीं इसने पकड़ तो नहीं लिया कि मैं नाटक कर रहा हूँ? हवा में अल्कोहल की स्मेल फैल जाती है। अचानक सुबमेंग चिल्लाता है, ओए, तू सोने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? इससे पहले कि येवून कुछ रिएक्ट कर पाता, एक इनविजिबल फोर्स उसे बिस्तर से सीधा खड़ा कर देती है, बिना टच किए। ये थी राइट गार्डियन की असली पावर। येवून हिल भी नहीं पा रहा था। सुबमेंग धमकी देता है, अगर अभी भी नाटक करेगा तो मार खाएगा। येवून हैरानी से पूछता है, आपको कैसे पता चला? सुबमेंग जोर से हंसता है, हा हा हा, सही है बॉस, गार्डियन के सामने इतनी हिम्मत, इम्प्रेसिव। वो एक्सप्लेन करता है, तेरी सांसों की आवाज से बच्चों, सिर्फ सांस लेने की आवाज से। येवून शॉक था। नैनो तुरंत एनालिसिस देता है, एवरेज इंसान 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है, आप 8 बार ले रहे थे ताकि काम दिख सकें। ये अननेचुरल था। येवून मनी मन चिल्लाता है, मुझे ये एक्स्ट्रा कमेंट्री नहीं चाहिए। सुबमेंग हंसता रहता है, आजकल के बच्चों में तेरे जैसा गट्स नहीं होता, सबको इजी रास्ता चाहिए। येवून सोचता है, मैंने कौन सा गट्स दिखाया? मैंने तो बस नैनो की वजह से एंड्योर किया। सुबमेंग अचानक सीरियस हो जाता है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, तो मेरा स्टूडेंट बन जा। येवून को लगा शायद उसने गलत सुना। क्या? आप क्या कह रहे हैं? मैं तुझे अपना स्टूडेंट बनाने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? 6 क्लैंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर आप मुझे सिखाएंगे। सुबमेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर बैक साइड में खड़ा सब सुन रहा था। तो ये है वो बदनाम 7th प्रिंस। 6 क्लैंस ने इस बार एकेडमी में भी चाल चली थी, पर इतना खून बहाना, ये तो टू मच हो गया। ये वो अभी भी शक में था। ये ऑफर इतना अचानक था कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। सुबमेंग समझ जाता है,
शिट, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ कि तू मेरा स्टूडेंट बन जा। वो सोचता है इस बच्चे को ट्रस्ट इश्यूज हैं। खैर, एक्सपेक्टेड है ऐसी जिंदगी के बाद। वो अपनी पॉकेट से एक कागज़ निकालता है। अगर तू अभी भी नहीं माना तो मैं तुझे कुछ ऐसा ऑफर करता हूँ जिसे तू मना नहीं कर पाएगा। ये पेपर क्या है? सुबमेंग की आंखों में एक चमक थी। ये वो चीज़ है जिसकी तुझे इस एकेडमी में जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तू आते ही इन्फर्मरी में फंस गया है। क्या तुझे पीछे रह जाने का डर नहीं है? माना तूने पहला टेस्ट शेयरविल से पास कर लिया, पर बिना नेगोंग के तुझे लगता है तू सेकंड टेस्ट पास कर पाएगा? सुबमिंग एक सॉलिड पॉइंट रखता है। तुझे नहीं लगता ये अजीब है? और भी बच्चों को इंटरनल डैमेज हुआ था, पर उन्हें यहाँ क्यों नहीं भेजा गया? ये वो सोचता है। बात तो सही है, समझ गया ना? वो खुद हील हो सकते हैं क्योंकि उनके पास नेगोंग है, पर तेरे जैसा बच्चा जो मेडिटेट भी नहीं कर सकता, वो इतनी जल्दी हील कैसे होगा? ये उनको रियलिटी चेक मिलता है। अगले स्टेज पर जाने के लिए नेगोंग चाहिए ही चाहिए। सुबमिंग एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ता है। लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर तू सिर्फ 2 घंटे रह सकता है। क्या टाइम लिमिट भी है? ये वो शौक था। हाँ भाई, एक पहाड़ चढ़ो तो दूसरा तैयार। ऊपर के फ्लोर्स पे टाइम बढ़ेगा, पर नोट करना मना है। सब कुछ दिमाग में छापना पड़ेगा। लेकिन ये सुनते ही ये वो उनके मन में लड्डू फूटते हैं। ये तो मेरे लिए जैकपॉट है। नैनो की स्कैनिंग स्किल्स के साथ 2 घंटे में मैं हंड्रेड्स ऑफ बुक स्कैन कर सकता हूँ। ब्रो लिटरली चीट कोड्स यूज करने वाला था। सुबमिंग कहता है, तेरे लिए जिसके पास नेगोंग नहीं है, ये 4 साल नरक होने वाले हैं। ये उन पेपर की तरफ देखता है। ये ब्रेथ ऑफ नेगोंग है ना? सुबमिंग हंसता है। हा, तू इतना भी डम नहीं है, सही पकड़े हैं। मेरा स्टूडेंट बन जा, मैं तुझे अभी के अभी ये सिखा दूंगा। ये उन अपना डिसीजन ले लेता है। 6 क्लैंस के थ्रेट से बचने के लिए उसे एक पावरफुल एलाई चाहिए था, और ये वही मौका था जिसका उसे बरसों से इंतजार था, नेगोंग सीखने का। वो बिस्तर से उतरने की कोशिश करता है। चैन का खून लॉर्ड के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। सुबमिंग उसे रोकता है। आज आराम कर और इस ब्रेथ ऑफ नेगोंग के पॉइंट्स याद कर ले। सुबमिंग वहां से निकलता है एक चौड़ी मुस्कान के साथ। चलता हूं। ओए हेंचमैन, मेरे स्टूडेंट का ख्याल रखना। डॉक्टर बैग सर पकड़ लेता है। उफ, ये आदमी तूफान की तरह आता है और चला जाता है। फिर ये उनसे कहता है, कॉन्ग्रैट्स राइट गार्डियन का स्टूडेंट बनने पर। योन बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। माँ, गार्डजैंग, इस दुश्मनों से भरी जगह में आखिरकार कोई मेरे साइड है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग फील्ड पर इंस्ट्रक्टर हो जिनचैंग रिपोर्ट दे रहा था। कैडेट 7 को मिलाकर टोटल 415 लोगों ने टेस्ट पास किया है। हमेंग सोचता है, पिछली बार से 200 कम। एल्डर हंग ने वाकई हद कर दी थी। जो फेल हुए थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं, मैं बेहोश नहीं हुआ था। सिर्फ मुंह से झाग निकलने पर एक्सपेल कर दोगे क्या? खेतीबाड़ी, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। हमेंग ठंडे दिमाग से ऑर्डर देता है, एंड रिबेलियस कचरों को एकेडमी से बाहर फेंको। हमेंग बाकी बचे स्टूडेंट्स को देखता है। इस बार काफी एक्सेप्शनल बच्चे हैं। ज्यादातर को इंटरनल डैमेज हुआ है और वो मेडिटेशन में है। उसका ध्यान 2 खास स्टूडेंट्स पर जाता है। नंबर 1 डार्क क्लैन का चेन मोयन और नंबर 5 ब्लेड क्लैन का चेन यूचन। ये दोनों तो अपनी जगह से हिले तक नहीं। रूमर सच लग रहे हैं कि असली बैटल डार्क क्लैन और ब्लेड क्लैन के बीच ही होगी।